सो हे गाइस, आज की कहानी का नाम है एज ऑफ इनोसेंस। सो कहानी के शुरुआत में हम शो नाम के लड़के को देखते हैं जो बाइक चला रहा था। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो मन में कह रहा था कि मुझे लगा था कि यूथ एडवेंचर के लिए होता है और अगर इस उम्र में मज़े नहीं किए तो कब करेंगे। पर एक्सीडेंट होने के बाद उसे समझ आता है कि एडवेंचर तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा पागलपन वाला एडवेंचर भी नहीं करना चाहिए, वरना ये होता है। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में था। वो एक 19 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और अपने होम टाउन से बहुत दूर रहता था। इसलिए ये बात उसके पेरेंट्स को नहीं पता चल पाती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। और उसके देखभाल के लिए उसके दो दोस्त हॉस्पिटल आते हैं, कैंग और कीरा। उसी हॉस्पिटल पे एक अंकल भी एडमिट थे जिनका नाम था जिन। शो की उन अंकल से अच्छी दोस्ती हो जाती है। उन अंकल के फैमिली में कोई भी नहीं था। कीरा शो का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो कहीं ना कहीं शो को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। अब ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं। अब वो बेड से उतर सकता था और वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता रहता था। तभी उसे सामने के घर पे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम था यिंग। उसे देखते ही मानो उसे वो अच्छी लगने लगती है। वो अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे बाइनोकुलर्स ला कर दे दे। वो बोर हो रहा है तो बर्ड वॉचिंग करेगा। फिर बाइनोकुलर्स मिलने के बाद वो वहाँ से उसी घर की ओर देखने लगता है। वहाँ पे यिंग और उसके मॉम एंड डैड रहते थे। उस दिन उसने पहली बार उसके शक्ल को देखा था और फिर वो उसे भुला ही नहीं पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्या वो मुझसे कभी प्यार करेगी। अगले दिन शो को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। अननोन बंदा अपना नाम ली बताता है। शो हर रोज़ विंडो के पास बैठकर यिंग का वेट करता था। उसे समझ आने लगता है कि प्यार में होना क्या होता है। यिंग बहुत ही अमीर थी। उसके पेरेंट्स के पास बॉडीगार्ड्स भी थे। वो कहीं पे जा रहे थे, उनके जाते ही सामने के कैफ़े शॉप वाला बंदा उस लड़की के घर पे जाता है और थोड़ा सा घूरता है और वापस लौट जाता है। रात को वो देखता है कि यिंग के पेरेंट्स में लड़ाई हो जाती है और कुछ देर बाद यिंग अपने फादर को मार देती है। उस पूरी रात शो वही विंडो पे खड़ा बाहर ही देखता रहा। वो सो ही नहीं पाया था। अगली रात वो दोबारा वहाँ पे देखता है कि यिंग अब अपनी मॉम के साथ अपने फादर की बॉडी जो बाहर कंस्ट्रक्शन साइट पे दफनाने जा रही है। अगले दिन शो के दोस्त आए हुए थे, लेकिन वो यही सोच रहा था कि मैंने कल पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, मैं उसे बचाना क्यों चाहता हूँ। उसे अंदर बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है वॉक के लिए। फिर वो तीनों सामने के कैफ़े शॉप पे जाते हैं। शो ओनर से यिंग के घर वालों के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ खास सफल नहीं हो पाता। वो जब वापस आता है तो उसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। वो शिफ्ट नहीं करना चाहता था और नाराज़ होकर नर्स से कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग। वो वहाँ से लौटने का सोच रहा था। तभी वो अपनी दोस्त कीरा से बात करता है। उसके फादर ही इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, लेकिन वो उसकी इस मामले में हेल्प नहीं कर पाती। तो वो लौटने लगता है। तभी वो अंकल उससे कहते हैं, देखो हार मत मानना, अगर कभी उस लड़की से मिलो तो उसे अपने दिल की बात बता देना। लगभग 1 महीनों तक अंकल के साथ रहकर वो दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए उन्हें छोड़कर जाते वक्त शो को इमोशनल फील होता है। फिर वो तीनों शो के रूम पे आ जाते हैं। कीरा खाना लाने गई थी और कैंग सफाई कर रहा था। उसी बीच शो को पेपर पे लिखा मिलता है कि कल रात जो देखा वो किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। शो हैरान हो जाता है, कल रात वाली बात तो सिर्फ मैं जानता हूँ, तो इस नोट को किसने लिखा। अगले सीन में डॉक्टर शो के प्लास्टर को निकाल देते हैं और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो यिंग के घर के पास जाता है। तभी उसे यिंग रास्ता क्रॉस करती दिखती है। यिंग की आईडी गिर जाती है। यिंग अपनी मॉम के साथ कहीं जा रही थी। शो उसकी आईडी ले लेता है, लेकिन वो ब्लैंक था। फिर शो उसके घर पे सीक्रेटली घुस जाता है। शो को ये लग रहा था कि शायद यिंग के घर से ही कोई है जिसे ये सब पता है और शायद यिंग खतरे में हो सकती है, लेकिन उसे घर पे कुछ नहीं मिलता। पर यिंग के कमरे में वर्ल्ड डेस्टिनेशंस को मार्क किया गया था। जिस जिस जगह पर यिंग ने घूम रखा था उसे उसने मार्क कर दिया था। शो ये देख सोचता है कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब दूसरे कंट्री से यिंग उसे ज़रूर पोस्ट कार्ड लिख कर भेजा करेगी। तभी यिंग और उसकी मॉम वापस आ जाते हैं। शो कबर्ड पे छुप जाता है। वहाँ से वो उन दोनों के बीच की बातें सुन लेता है। यिंग कह रही थी कि अब मैं और ये सब नहीं झेल सकती, मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी। अगले दिन शो देखता है कि यिंग उस कैफ़े शॉप के ओनर को पकड़ कर रो रही थी। उसके बाद शो यिंग का पीछा करता है। रास्ते में ही शो को ली का मैसेज आता है। ली को पता था कि शो यिंग के घर के अंदर गया था। ये जानकर शो हैरान हो जाता है। फिर वो यिंग का पीछा कर उसी के कंपनी पे एक सर्वे बॉय का जॉब ले लेता है। यिंग का काम था सर्वे किए हुए फॉर्म्स को कलेक्ट करना और यिंग को उन फॉर्म्स को चेक करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि शो ने फॉर्म्स ही कम लिए थे। इसलिए वो इस बार ज़्यादा फॉर्म्स ले लेता है ताकि यिंग के साथ उसे ज़्यादा देर बैठने का मौका मिले,
तभी उसे कैंग और कीरा मिल जाते हैं और वो उनकी हेल्प लेता है फॉर्म्स को फिल करने में। शो वहीं पे बैठकर ली को मैसेज करता है। उसे शक था कि कीरा या कैंग में से कोई एक ली हो सकता है, लेकिन वो दोनों नहीं थे। हॉस्पिटल की नर्स भी वहीं थी। शो को उस पर भी शक होता है, लेकिन वो भी नहीं निकलती। शो यही सोच रहा था, आखिर ली है कौन और वो बिना देखे सब कुछ कैसे जानता है उसके बारे में। फिर वो यिंग के पास जाता है और उन फॉर्म्स को जमा करवा देता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। अगले दिन यिंग एक रेस्टोरेंट पे लंच कर रही थी, तभी वहाँ पे शो भी पहुँच जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। और बातों बातों में वो उसे कल डिनर के लिए पूछ लेता है। उसका मूड ऑफ था किसी कारण से, तो वो कल के लिए हाँ कर देती है। उसके जाते ही ली का शो को मैसेज आता है कि मर्डरर के साथ खाना खा रहे हो। शो इधर उधर देखने लगता है, फिर कैफ़े की एक वर्कर से पूछता है क्या गेट के पास कोई खड़ा था। वो बताती है एक लड़की थी चश्मा पहने हुए। शो तुरंत कीरा को वीडियो कॉल करता है, लेकिन कीरा अपने घर पे ही थी। अगले सीन में वो यिंग के साथ कैफ़े पे था, उसकी अच्छी दोस्ती हो रही थी उससे। वहाँ हमें पता चलता है कि यिंग आज तक किसी भी कंट्री पे घूमने नहीं गई है। ये थोड़ा स्ट्रेंज था। यिंग शो के फ्री और चिल नेचर को देख काफ़ी इम्प्रेस हो रही थी। शो यिंग के बारे में ऑलरेडी बहुत जानता था, इसलिए वो यिंग को काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाता है अपने साथ। और ये देख यिंग और इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है तुमने कई कंट्रीज़ घूम रखी है, मैं भी ज़रूर जाना चाहती हूँ। इसी बात पे वो कह देता है अगर कभी भी बाहर जाना हो तो प्लीज़ याद रखना मुझे वहाँ से पोस्ट कार्ड्स ज़रूर भेजना। फिर वो दोनों वापस लौटने लगते हैं, जहाँ पे शो एक गलती हो जाती है उससे और यिंग को पता चल जाता है कि शो को उसके घर का एड्रेस पता है। ये जानकर वो पूछती है आखिर तुम हो कौन और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। उसके पास और कोई बहाना नहीं बचा था। वो सच कह देता है कि लगभग 1 महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल के सामने ही तुम्हारा घर था। जिस दिन तुम्हें देखा था मैंने तो दोस्ती करने का मन सा होने लगा और इसलिए तुम्हारे बारे में मुझे ये सब कुछ पता चला है। यिंग कहती है सच बताओ तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम हो कौन। वो उसे किसी तरह से समझाता है कि वो एक आम लड़का ही है, बस वो उसे पसंद करता है। वो उसके लिए दोबारा टांगे तोड़वाने को भी तैयार है। ये सुनकर वो उसे हक कर लेती है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी इतना प्यार नहीं किया था। तभी वहाँ पे यिंग के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और शो को धमकी देते हैं कि वो यिंग से दूर रहे। अगले दिन शो को पता चलता है कि यिंग ने अपने जॉब को छोड़ दिया है। वो तुरंत यिंग के घर जाता है, बेल बजाता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स उसे नहीं मिलता। तो वो सीधा कैफ़े वाले के पास जाता है। वो बंदा यिंग का दोस्त था। वहाँ उसे पता चलता है कि यिंग के फादर को बिजनेस पे बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है और इसलिए उनके फैमिली पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं। शो कुछ दिनों तक उसी बार के पास वेट करता रहता है जिस पे वो दोनों पहली बार डिनर पे गए थे। फिर एक दिन वो अचानक से वहाँ पे आ जाती है। उसे देखते ही शो ज़ोर से हक कर लेता है और वो उससे कहती है अब मैं अपने घर पे नहीं रहना चाहती, चलो चलते हैं। शो उसे एक बीच पे ले जाता है। वहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक रिजॉर्ट पे चले जाते हैं। यिंग पूछती है क्या हम इस रिजॉर्ट पे 1 महीने और रुक जाएं, और वो दोनों उस रिजॉर्ट के रूम को 1 महीने के लिए बुक कर लेते हैं। वो दोनों घूम रहे थे तभी शो को बाइक दिख जाती है। उसे देख काफ़ी इम्प्रेस था। रूम पे वो उससे पूछ रही थी आखिर बाइक में ऐसा क्या है जो तुम इतने खुश हो रहे हो। वो कहता है बाइक मुझे दुनिया से दूर जाने में हेल्प करती है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ फ्रीली जा सकता हूँ। यिंग उसके लिए उस बाइक को खरीद लेती है और कहती है तो चलो फिर चलते हैं सारे टेंशन्स को भुलाकर। अगले दिन शो को ली का मैसेज आता है कि जल्दी से वापस आओ वरना यिंग का सच पुलिस को बता दूंगा। वो इसलिए यिंग से बात करने की कोशिश करता है कि मुझे जॉब की तलाश में जाना होगा, हम लोग कब तक तुम्हारे पैसों को ऐसे उड़ाते रहेंगे। और उसी बात पे पूछ बैठता है आखिर तुमने इतने पैसे कब कमाए, तुम्हारी तो नॉर्मल जॉब थी। ये सुनकर यिंग को बुरा लग जाता है, ये सोचकर कि शो उस पर शक कर रहा है, और वो उदास होकर सोने चली जाती है। गुस्से में शो ली को मैसेज करता है आखिर चाहिए क्या तुम्हें। तो ली कहता है वापस आओ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। वो जब वापस आता है तो यिंग के बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़कर यिंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। मार खाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद उसे ली का मैसेज मिलता है। वो उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे शो का वेट कर रहा है। शो वहाँ पे जाता है, उसे देख ली भाग जाता है। ली ने उसी जगह पर गड्ढा खोदा था जहाँ पे यिंग ने अपने फादर को दफनाया था, इसलिए शो उस पर दोबारा मिट्टी डालने लगता है। पर तब वहाँ पे पुलिस और यिंग और उसकी मॉम आ जाते हैं। शो यिंग से कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया है, और ये भी कहता है कि इस गड्ढे में चाहे जो भी हो लेकिन मैं तुम्हारे से वैसा ही प्यार करता रहूँगा। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बच्चे की बॉडी थी, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में शो को ऑफिसर बीच रास्ते में छोड़ देते और बताते हैं कि वो बच्चा नकली बच्चा था, वो एक फीटस का स्पेसिमेन था, उसे किसी ने ज़रूर हॉस्पिटल से चुरा लिया होगा। मतलब यिंग के ऊपर कोई भी मर्डर का चार्ज नहीं लगता है। शो तुरंत हॉस्पिटल जाकर उस नर्स से कहता है तुम कर रही हो ना ये सब, पर आखिर क्यों।
तुमने उस स्पेसिमेन को वहाँ पे क्यों रखा? नर्स बताती है, मैं नहीं थी, वो हॉस्पिटल डायरेक्टर की बेटी कीरा थी। तभी हम कीरा को देखते हैं, वो यिंग के घर जा रही थी। वहाँ पे वो यिंग से पूछती है, आखिर तुमने अपने फादर की बॉडी किधर छिपाई है? मैंने अपने आंखों से तुम्हें दफनाते हुए देखा था। यिंग कह रही थी, ये सब झूठ है, तुम बकवास कर रही हो। तभी वहाँ पे शो आता है और उसे कीरा बताती है कि मेरा प्लान बहुत अच्छा था, मैं पूरे समर तुम्हारे साथ रहने वाली थी, पर तभी ये यिंग आ गई बीच में। मैंने तुम्हारे फ़ोन पे स्पाई ऐप्स इंस्टॉल कर दिया था और बाइनोकुलर्स पे कैंग की मदद से कैमरा लगवा दिया था ताकि जो तुम देखो वो मैं देख सकूं। कीरा को शो पसंद था और कैंग को कीरा, इसलिए कैंग की मदद से कीरा ने ये सारा प्लान बनाया और उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया। उससे कह रही थी, आखिर तुम्हें मैं क्यों नहीं दिखती हूँ? पता है, प्यार करने की सबसे बुरी बात यह है कि जब सामने वाला आपसे प्यार ना करे। और वो खुद की जान देने जा रही थी जहर पीकर। तभी यिंग उसे समझाती है, एक दिन तुम्हें भी वो इंसान मिल जाएगा जो तुमसे प्यार करेगा। जान देना कोई सोल्यूशन नहीं है। वो कीरा की जान बचाने के लिए झूठ बोल देती है, वो शो से प्यार नहीं करती और वो लोग कीरा को जिंदा बचा लेते हैं। फिर कीरा और कैंग वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले यिंग शो से पूछती है, आखिर क्यों तुम उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, क्या कारण है? फिर यिंग की मॉम उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसका पीछा कर रहा था और बोलता ही रहता है, चाहे जो हो जाए मैं ये नहीं मान सकता कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। वो गाड़ी नहीं रोक रही थी, इसलिए वो उसके गाड़ी के सामने खुद के बाइक के एक्सीडेंट करवा देता है। यिंग बाहर आकर उसके पास जाती है। वो कहता है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं कि यिंग के फादर जिंदा है। वो कह रहे थे कि ये है जिसके साथ तुम इतने दिनों से थी, क्या तुमसे प्यार करती हो? वो गुस्से में कहती है, क्या मुझे कोई भी हक है अपनी लाइफ में कुछ भी करने का? अब अगले सीन में यिंग सारा सच बताती है। वो अंकल उसके फादर नहीं है बल्कि उसके हस्बैंड है। यिंग के फादर के जाने के बाद उसकी मॉम कर्जे में डूब गई थी और इसलिए उसने यिंग की शादी इस अंकल से करवा दी ताकि वो अपने डेट को भर सकें। और उस दिन घर पे वो अंकल इसलिए नाराज़ थे क्योंकि उनका और यिंग का बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही मर गया था और यिंग की मॉम डर गई थी कि वो आदमी उन्हें घर से बाहर ना कर दे। लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आता है, इसलिए वो सभी उसे दूसरे विला शिफ्ट कर देते हैं। और उस रात को यिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे बच्चे के लिए खरीदे हुए सारे सामान फेंक रही थी क्योंकि वो बहुत उदास थी, उसका बच्चा मारा गया। शो ये सब सुनकर उसे कहता है, क्या तुम अभी भी उस अंकल के साथ रहना चाहती हो? उससे डरती हो? मेरे साथ चलो, फिर उस बेकार आदमी को भूल जाओगी। लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती है। अब 10 साल बीत जाते हैं। शो उसी कैफ़े शॉप में आता है, उस बंदे से बात करता है और उसे पता चलता है कि 10 साल पहले यिंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब उस अंकल के साथ नहीं रहेगी। लेकिन तभी उसके ऊपर बहुत लॉ सूट्स लग जाते हैं और तो और उसकी हालत भी ख़राब होने लग गई थी और इसलिए यिंग उन अंकल को नहीं छोड़ के जा पा रही थी। यिंग को उन अंकल पे दया आ जाती है और वो उनकी मदद करती है सारे लॉ सूट्स हटाने में। और ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और अभी अभी कुछ समय पहले ही वो अंकल गुजर गए और उसके बाद यिंग यहाँ से चली जाती है। और वो बंदा शो को दिखाता है कि यिंग उसके लिए पोस्ट कार्ड्स लिखा करती है और उन पोस्ट कार्ड्स को देख शो को यकीन नहीं होता कि यिंग को अभी भी ये याद है। और वो डिसाइड करता है कि उससे मिलने का और उससे मिलने के लिए चला जाता है। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।